now. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के दिन जो है अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए जैसी लोगों की जानने की इच्छा है उसके हिसाब से हम अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो जो हमारे आदरणीय दर्शक हैं उनको ये जानने की इच्छा थी कि ये जो भारत में जो अभी तक सुरंगें बनी हैं, टनल्स बने हैं, ये जेना सुरंग की खोज जेना के तरीके से विषय पर हम व्याख्यान दे रहे हैं। तो इसमें आज की कड़ी जो होगी वो होगी कि 5 भारत के सबसे चुनिंदा लंबे टनल्स, उसके ऊपर मैं कुछ चर्चा करूँ। तो जो ये टनल्स हैं ये रोड या रेल दोनों को मिला करके इस पे चर्चा करनी है। तो सबसे जो लंबा टनल है रोड और रेल दोनों मिला करके, उसका रिकॉर्ड आज भी जो पीर पंजाल टनल रेलवे वाला टनल है, जो जम्मू कश्मीर रेलवे के लिए जो टनल बना है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है, ब्रॉड गेज रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है, उसके लिए ये बना है। और ये टनल जो है इसकी लंबाई जो है वो 11.215 मीटर्स है, वैसे 11.22 किलोमीटर्स। तो 11.22 किलोमीटर की सुरंग है ये। और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बनिहाल टाउन से शुरू होती है और दूसरी ओर जो ये हिल्लार शाहबाद की तरफ ये ख़त्म होती है। और ये जो है जम्मू, ये एक बहुत बड़ा जो पीर पंजाल जो ये रेंज है, पीर तो आप जानते ही हैं, पीर के नाम पर ये फेमस है। पंजाल को पीर पंजाल नाम का रहेंगे जिनके ये इलाका होगा। तो पीर पंजाल रेंज, उन्हीं के नाम पर इसका रेंज का नाम पीर पंजाल रेंज रखा गया है। और ये एक जम्मू की तरफ से जब आप कश्मीर की ओर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा ऊंचा ये व्यवधान है, एक पहाड़ है जिसको क्रॉस करने के बाद ही आप कश्मीर की वैली में अंदर प्रविष्ट होते हैं। कश्मीर जो है वो एक वैली है, चारों तरफ पहाड़ से घिरी हुई वैली, और बहुत ही खूबसूरत वैली है। उसमें जो है वैली के अंदर वो जो जमाव है वो पानी लैकेस्ट्रियन डिपॉजिट है, मतलब एक लेक जो है, बहुत पुराना लेक वहाँ पर हुआ करता था, उसी का वो जमाव है। और पानी किसी रास्ते से निकल गया फिर फाइनली, और वो पूरा जो है वहाँ पे डिपॉजिट है। उसके ऊपर कई कहानियाँ, किंवदंतियाँ वगैरह भी हैं, लेकिन वास्तव में वो एक वैली इस तरह से बनी है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। उन्हीं पहाड़ों के बीच किसी रास्ते से पानी बह गया। जब पानी वो स्तर उसका ऊंचा होता गया और उसमें जो नीचे जो है जमाव होता गया धीरे धीरे जल स्तर ऊपर बढ़ता गया और बह करके निकल गया। तो इसको लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट बोलते हैं, ऐसी चीज जो कि रिवर से डिफरेंट है। लेक के फॉर्म में जहाँ डिपॉजिट होता है वो लेकेस्ट्राइन। पानी पहले उसमें कलेक्ट होता होगा चारों तरफ से आके उसमें। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब ये रेंज है जो कि काफ़ी दूर तक आगे हिमाचल प्रदेश वगैरह तक फैला हुआ है, जो कि हिमालय का हिस्सा है। और जैसा मैंने पहले भी चर्चा में कहा है कि ये एक जो हिमालयन जियोलॉजी है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इसकी जियोलॉजी है। और इसमें रॉक जो है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट रॉक हर जगह नहीं मिलते हैं। फ्रेजाइल रॉक्स भी काफ़ी मौजूद हैं, फोल्ड्स वगैरह मौजूद हैं, थ्रस्ट है। और हिमालयन जो हिमालय का फॉर्मेशन ही फोल्ड से हुआ है, ये फोल्डेड माउंटेन है। और इसी क्रम में चूंकि टेक्टोनिक मूवमेंट से ये फोल्ड जमा हुआ है, इसमें टकराव हो रहा है दो टेक्टोनिक प्लेट्स का। एक इधर इंडिया की तरफ से इंडियन प्लेट है
और दूसरी ओर जो है वो उधर टिबेटन एरिया जो है वो यूरेशियन प्लेट है, क्योंकि उसमें ये एशिया का पोर्शन और यूरोप का पोर्शन है, तो इसीलिए उसको यूरेशिया यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया का वो कॉन्टिनेंटल ये है प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, और इस तरफ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है। पहले जो है वो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के पहले वहाँ पे एक टेथिस सागर था, तो टेथिस का भी बेड था जो कि उसमें एलिमिनेट हो गया वो अंदर जाके, और बाद में फिर ये अब जो है इंडियन प्लेट जो है जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये फिर उसमें घुसता है, तो घुस अंदर नहीं घुस पाता है, तो ये टकराहट से फोल्ड का रूप ले लेता है। फोल्ड वही माउंटेन के रूप में ऊपर धीरे 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 बढ़ता जा गया है, और उसी में जो है वो फोल्ड की वजह से, वो जो फ्रिक्शन की वजह से वो विधेल रहता है, और बीच बीच में जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच का फ्रिक्शन जो है वो फोर्स से ओवरकम हो जाता है, तो ऑल ऑन ए सडन जो उसमें स्ट्रेन एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, और उसके चलते भूकंप आता है। तो ये काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, और यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये जो टनल है, ये 11.22 किलोमीटर का टनल, इसको मैं उस समय में राइट्स में था, तो उस समय में इस टनल का निर्माण हुआ, और मैं उस समय इसके जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार था। और ये जो डिज़ाइन का टनल का और सुपरविजन का वर्क था, ये राइट्स और जियो कंसल्ट करके एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, जो कि उनके जो ये हैं संस्थापक हैं, वो वहाँ के प्रोफेसर हैं ऑस्ट्रिया के, नामी नाम है उनका, जी से कुछ नाम है उनका, नाम याद आ रहा तो बोल दूंगा। तो वो जो है उनके साथ हमारा वो एक ज्वाइंट वेंचर बना था इंडिया का राइट्स का, और हम लोगों ने वो काम को भी इसको पूरा किया, डिजाइन का और उसके बाद कंस्ट्रक्शन सुपरविजन का। ये काम जो है ये इरिकॉन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको दिया गया था रेलवे के द्वारा, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, और वो लोग इसके हमारे क्लाइंट थे। जो प्रिंसिपल मुख्य क्लाइंट थे वो तो रेलवे थी, और रेलवे के अंडर में इरकॉन जो है उसको ये काम दिया गया। ये काम हम लोगों ने इरकॉन के लिए किया था। इसमें जो है बेसिकली एक ट्रैक के लिए है, सिंगल ट्रैक के लिए ये टनल बनाया गया है, और इसमें इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो जो डिसाइड हुआ है, उसमें एक साइड में एक सड़क का की व्यवस्था की गई है, जो कि इमरजेंसी पर्पस के लिए, इंस्पेक्शंस के लिए, ये सब के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोविजन किया गया है। तो ये जो टनल है, ये टनल पहले ऐसा इंडिया में कभी भी ऐसा इतना बड़ा लंबा टनल बनाने का कोई अनुभव नहीं था, और वो भी इस तरह की हिमालयन जियोलॉजी में। तो इसको बनाने के लिए वास्तव में हमने दो पोर्टल्स तो रखे ही रखे थे, एक जो कि इधर बनिहाल की तरफ था साउथ साइड, और दूसरा जो कि मैंने आपको बताया कि उस तरफ जो है शाहाबाद, हिलार शाहाबाद जो है उस एंड में दूसरा पोर्टल था। इसके अलावा दो और एक्सेस प्रोवाइड किए गए थे। एक एक्सेस जो था वो उस तरफ का, जो नॉर्थ साइड का जो पोर्टल था, उससे कुछ दूर पर टुवर्ड साउथ हमने जो है वो रखा था। उसका नाम वो जो था वो वर्टिकल शैफ्ट था। वर्टिकल शैफ्ट के थ्रू पहले वर्टिकल शैफ्ट बनाया गया, वर्टिकल शैफ्ट के थ्रू जो है कंस्ट्रक्शन मशीनरी को फिर नीचे लोअर किया गया, और लोअर करने के बाद नीचे फिर टनल का कार्य हुआ। दोनों, उसके लिए दो फेसेस मिल गए, एक नॉर्थ की तरफ जाने के लिए, एक साउथ की तरफ जाने के लिए। इसके अलावा एक बनिहाल एंड में, बनिहाल से कुछ दूर, एक हमने हॉरिजॉन्टल
एडिट टनल का निर्माण किया। वो एडिट टनल जो है उसके थ्रू हम लोग टनल के अलाइनमेंट पे पहुंचे और वहां से उसमें कंस्ट्रक्शन मशीनरी वगैरह उधर ले गए और वहां से फिर हमने बनिहाल की तरफ और उधर नॉर्थ की तरफ दोनों तरफ दो फेस पाया और दोनों फेसों पर काम शुरू हुआ। तो इस तरह से करके हमें टोटल जो है दो चार दो 6 फेसेस टोटल मिल गए और इस तरह से काम की रफ्तार जो है ज़्यादा तेजी से हो पाई। अदरवाइज अगर एक एंड से दूसरे एंड तक टनल तो कभी भी कोई करता ही नहीं है। कम से कम दोनों एंड से दोनों पोर्टल से काम शुरू होता है और बीच में जो है वो टनल मिलता है। और अगर सही अलाइनमेंट और सही मतलब सर्वे सब कुछ हो रहा है, काम सही ढंग से चल रहा है, तो दोनों बिल्कुल ब्रेक थ्रू जो होता है वो दोनों एकदम मैच कर जाता है। कुछ mm वगैरह का ही अंतर आता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें जो है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो उसको बोलते हैं NATM, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। तो इसमें जो है एक खास तरह इसका मतलब जो फिलॉसफी है वो ये है कि इसमें जो है 2 लाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है और जो पहली लाइनिंग होती है वो ये जो रिइंफोर्समेंट केजेस या फिर जो वायर नेट होते हैं उनको लगा के और शॉर्टकटिंग की जाती है। यानी कंक्रीट को जो सेमी सॉलिड स्टेट में कंक्रीट को स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर और इस तरह से करके और बीच बीच में वो जो रिइंफोर्समेंट स्टील जो होता है रॉड्स जो उसका जो बना होता है उसका लैटिस बना करके और लैटिस लगाते हैं जो कि लैटिस बीम का काम करता है। तो इस तरह से करके ये जो है पूरा वो एक जो प्राइमरी लाइनिंग वो तैयार की जाती है और सेकेंडरी लाइनिंग, ये 2 होती है। तो जो पहले है वो सेकेंडरी लाइनिंग होती है, बाद में फिर प्राइमरी लाइनिंग जो कि मतलब असली लाइनिंग होती है उसको प्राइमरी लाइनिंग। तो ये जो लाइनिंग है ये इसमें क्या करते हैं कि वो जो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल रखते हैं। तो इसलिए वो सपोर्ट तो प्रदान करता है लेकिन साथ में रॉक को डिफॉर्म भी होने देता है। क्योंकि आप अब उसमें टनल कैसे बनाएंगे तो बनाने के लिए उसको खोदना पड़ता है या फिर ब्लास्ट करना पड़ता है जैसा रॉक होता है। तो वहाँ पे रॉक मोस्टली हम लोगों ने ब्लास्टिंग को ही इस्तेमाल किया, लेकिन ब्लास्टिंग जो होती है वो कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग होती है। उसमें डेटोनेटर्स लगे होते हैं जो कि उसको टाइम डिले उसमें जितना आप सेट करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो टनल के फेसेस में जो है वो पार्टली हम लोग फेस को मतलब पूरे को एक साथ अटैक नहीं करते हैं, उसको कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं फेस को। और पहले वो पार्शियली इसलिए करते हैं कि सपोर्ट बेटर दे पाए, एक ही साथ में पूरा एक्सपोज ना करें। तो इसीलिए वो जैसे ऊपर का हिस्सा है पहले उसको खोद के कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर निचले हिस्से को टैकल करते हैं, तो इस तरह से उसको बांट देते हैं। तो वो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े हैं। तो ये शॉर्टकट जब तो इस तरह से करके ब्लास्टिंग करके जब एक पूरा एक सर्टेन लेंथ जो हम उसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लाइनिंग के लिए उसमें रिइंफोर्समेंट वगैरह डाल के जो उसका जो सेल्फ स्टैंडिंग टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से वो फिर उस पर लाइनिंग लगा देते हैं। लगाने के बाद शॉर्ट कटिंग करके और फिर तब अब आगे का सिलसिला चालू होता है। आगे फिर ब्लास्टिंग, कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है और ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग को फिर लेजर से वो इंस्ट्रूमेंट जो कि लेजर यूज करता है उससे उसके डिफॉर्मेशंस को मेजर करते हैं। क्योंकि रॉक जो है जब मैंने उसको हम लोगों ने खोदा और उसको एक लचीला सपोर्ट दिया तो रॉक जो है वो आप मूवमेंट करके कुछ वो सेल्फ एडजस्ट करके आर्चिंग एक्शन अपना क्रिएट करेगा और भले ही उसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा लेकिन आर्चिंग एक्शन जो है वो दुरुस्त होगा। क्योंकि हम लोगों ने उसको मूवमेंट का स्कोप दिया है, साथ ही हमने इतना सपोर्ट दे दिया है कि वो कोलैप्स ना करे।
तो उसमें लचीलापन है लेकिन साथ में सपोर्ट भी है, तो इसलिए वो डिफॉर्म करता है। तो डिफॉर्म करने से वो बेटर रीअरेंजमेंट जो है रॉक्स का होता है उसके ऊपर जो है, और आर्चिंग एक्शन ज़्यादा प्रभावी होता है। इससे फायदा ये होता है कि जो उसके बाद जो हम लोग लाइनिंग करते हैं, क्योंकि प्राइमरी लाइनिंग, तो वो लाइनिंग जो है, दैट लाइनिंग इज not I mean it is economical, we can save a lot of cost, और प्लस उसकी जो डिज़ाइन होती है वो ज़्यादा रॉक के बिहेवियर को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ करके और तब उसकी डिज़ाइन होती है। तो इसीलिए मतलब वो ज़्यादा रियलिस्टिक, ज़्यादा एक्यूरेट और साथ ही इकोनॉमिकल भी होता है। तो इस तरह से करके और उसके तरीके हैं उसको डिज़ाइन करने के, डिफॉर्मेशंस वगैरह के बेसिस पे सब। पहले जो एक डिज़ाइन प्रीलिमिनरी डिज़ाइन होती है उसको फिर हम लोग रिवाइज करते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त लूँगा। तो ये जो है इस तरह से ये सिलसिला, और उसके हिसाब से जो डिफॉर्मेशन है रॉक का, उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो है और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन, वो हम लोगों ने किया था। उसका इंचार्ज मैं था जो है। तो उसमें जियोलॉजिकल मैपिंग और रॉक का ड्रिलिंग, उसके सैंपल्स को देख करके उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरा उसका एक तैयार किया एल सेक्शन, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। उसमें जो जियोलॉजिकल मैपिंग में जो है रॉक का जो टिप डायरेक्शन है, स्ट्राइक डायरेक्शन है, वो सबको स्टडी करते हुए उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको प्रोजेक्ट किया, और ड्रिलिंग से जो इंफॉर्मेशन मिला उसको भी इस्तेमाल किया, और जहाँ जहाँ एक्सपोजर था रॉक का उसको जियोलॉजिकल मैपिंग से देखा। इन सबों की मदद से हम लोगों ने एक क्रॉस सेक्शन मतलब एल सेक्शन तैयार किया अलोंग द अलाइनमेंट, और उससे हमें पता चला कि कैसे रॉक किस तरह से इंक्लाइंड है, क्या है, नहीं है, और वो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, डिज़ाइन क्या होगा। एक प्रीलिमिनरी डिज़ाइन उसके बेसिस पे वो हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब रॉक ये शुरू हुआ तो पोर्टल को तो सबसे ज़्यादा पहले उस पर ध्यान दिया जाता है। पोर्टल लोकेशन को चूज करना, प्लस वहाँ पे क्या कैसे शुरू करना है टनल का वर्क, वो सारी चीज़ें की हैं। और उसके वहाँ पर जो ब्रिज है वो ब्रिज खत्म होता था और वहाँ से टनल शुरू होता था। तो टनलिंग में फिर जैसे ही आगे बढ़ते थे तो हर एक बार वो पोर्टल का कुछ स्टेप जो आगे बढ़े, इसके बाद जो लाइनिंग प्रोवाइड की जानी शुरू हुई, तो उस समय फेस जो एक्सपोज्ड है उस फेस का हम लोग वो जियोलॉजिकल मैपिंग करते थे, और फिर उसको रिफाइन करते थे। यानी पहले का जो हमारा एजम्पशन था और अभी जो रॉक एक्सपोज हुआ है फेस पे वो कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको रिफाइन करते थे। और रिफाइन करने के बाद फिर उसको जो है हम लोग उसको डिज़ाइन जो है उसको भी थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो वो करते थे। और इसके अलावा जो है सेटलमेंट कितना कुछ हो सकता है, तो जैसे कुछ मकान वहाँ पे हाँ, कुछ मीटिंग चल रहा है तो 2 मिनट बाद बात करें। तो वो जो है तो उसका जो सेटलमेंट होता है तो ऊपर में कुछ मकान थे पहाड़ के ऊपर, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता था कि पहाड़ उसका जो सेटलमेंट हो रहा है उसको भी मॉनिटर करना पड़ता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा सेटलमेंट हो रहा है तो लोगों को वहाँ पर तकलीफ ना हो जाए, ऊपर में रहने वाले लोगों का उसका कोई डैमेज हाउसेज में ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं।
ये सेटलमेंट तो होता ही है, कितना सेटलमेंट हो रहा है और क्या उसके हिसाब से क्या प्रिकॉशंस लेने हैं टनलिंग के लिए, वो सारी बातें आती हैं। उसमें जैसे अम्ब्रेला फोर्ट बोलिंग होता है, ये सब होता है, सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं बिफोर टनल एक्सकवेशन के पहले। ऊपर जो रूफ का जो होता है ना, रूफ के ऊपर में वो अम्ब्रेला फोर्ट बोलिंग ये सब करके सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा डिफॉर्मेशन ना हो। तो इस तरह से करके ये बड़ा ही मजेदार जो चैलेंजिंग अनुभव रहा और इसको जो है पूरा किया गया। फिर इसमें सारे इतनी लंबी टनल है तो इसमें वेंटिलेशन की एक इशू होती है कि वेंटिलेशन, टनल वेंटिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ दुर्घटना होती है तो लोग जो है उसमें जब फंसते हैं तो उसमें वेंटिलेशन सही होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक मिलनी चाहिए। इसके अलावा आग लग जाए तो आग लगने की स्थिति में कितनी जल्दी क्विक जो है वो हम सहायता पहुंचा सकते हैं, क्विक इवैक्यूएशन कर सकते हैं, लोगों को तुरंत वहां से टनल से निकाल सकते हैं। इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। और उस समय जब आग लगने की स्थिति में कैसे जो है आग को वाले एरिया को आइसोलेट किया जाए, उसको स्प्रेड ना होने दिया जाए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात है कि टनल के अंदर जब ट्रैक या ट्रेन प्रवेश करती है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर प्रवेश करती है तो उसका जो एक हाइड्रोडायनेमिक इफेक्ट जो ये मतलब एरोडायनेमिक इफेक्ट जो होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इस तरह से करके टनल की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भी ध्यान में रख करके इसका डिज़ाइन किया गया और उसका एग्जीक्यूशन हुआ। और बहुत ही जैसा हम लोगों ने प्लान किया था करीब करीब एग्जीक्यूशन वैसा हुआ, यानी हमारे कंट्रोल में चीज़ें रहीं, बहुत ज़्यादा उससे बिगड़ी नहीं। थोड़ा बहुत तो हल्का जो असेसमेंट है उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है तो हर बार उसको रिफाइन तो करना पड़ता था, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान वे में ये कंस्ट्रक्शन हुआ। लाइटिंग, टनल की लाइटिंग एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको भी ध्यान में रखा गया। इसके अलावा टनल में इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तो नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वहाँ पर उसके लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए व्यवस्था रखी गई है कि फ्यूचर में जब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उस लाइन का तो वह लाइन में इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके। तो ये है हिस्सा इसका। तो इसका जो है करीब करीब 8.5 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है और 7 मीटर्स करीब करीब इसकी ऊंचाई है, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर नहीं है, ये एक्चुअली ओवल शेप का टनल है। और नीचे जो है वो इन्वर्ट जो होता है, इन्वर्ट भी वो ये है आर्क है, इन्वर्ट में ये आर्च जैसा फॉर्मेशन होता है। तो वो क्योंकि उससे क्या होता है कि वो सपोर्ट एक नीचे से जो प्रेशर आ रहा है स्क्वीजिंग वगैरह का उसको वो रेजिस्ट कर सकता है प्रॉपर्ली। वो फ्लैट बॉटम नहीं है बल्कि वो नीचे है और उसमें फिर कंक्रीट भर के और उसके ऊपर में ट्रैक लगाया गया, या सड़क भी जो बगल में बनाई गई है वो सड़क भी उसी के ऊपर में बनाई गई। तो ठीक है, तो ये मैंने एक विस्तार से एक टनल के बारे में बात कही और ये एक्चुअली 2013 में इस टनल को जो है ओपन कर दिया गया था। ये इस प्रोजेक्ट ने जोर पकड़ा था, ये तो काफी पुराना प्रोजेक्ट है लेकिन जो जोर पकड़ा था वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय में इस पर काफी जोर दिया गया था और उन्होंने इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया था, खुद इसको मॉनिटर करते थे। और ये वर्क जो है इसका जितना है वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है कुछ हिस्सा जो है इरकॉन को दिया गया था और कुछ हिस्सा जो है वो अपना कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। तो फिर और दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी वो काम करने के लिए तैयार थे, उनके पास एक्सपर्टीज थी। तो वो लोग फिर जो है इधर जो इधर वाला हिस्सा था, मतलब उधमपुर साइड वाला जो हिस्सा था वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था और जो उत्तरी हिस्सा था वो इरकॉन के पास था। तो ये इरकॉन के पास था।
और जितने इसके मतलब डिज़ाइन के काम और जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सर्वे वगैरह जितना था, ये सारा कुछ राइट्स को करना था, ये तय हो चुका था, मतलब मिनिस्टर ये कैबिनेट डिसीजन था ये। इसीलिए हम लोगों ने पूरा इसको काम किया था। और ऑफ कोर्स जैसे इस पर्टिकुलर टनल के लिए एक्सपर्टीज हमारे पास पूरी नहीं थी राइट्स के पास, तो उसको ऑगमेंट करना था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ऑस्ट्रियन जियो कंसल्ट कंपनी के साथ जेवी बना करके इस काम को किया, अंजाम दिया। तो ये तो हो गया पहला। अब इसके बेसिस पे, मतलब इसी से प्रेरणा लेते हुए एक दूसरा जो टनल है वो बना, और वो टनल जो है जिसका कि नाम अभी आप लोगों ने सुना होगा कि नाम उसको रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया है। तो ये एक रोड टनल है। जैसा जब एक बार रेलवे की टनल का जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ, तो उससे प्रेरणा पा करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो सड़क अभी वर्तमान सड़क है वो काफ़ी कुछ जगहों पर स्टीप भी है, कुछ जगहों पर वो डेंजरस उसके मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं, घाटी है, और कुछ जहाँ शूटिंग स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह भी मैंने बताया था पिछले चर्चा में। तो इस तरह से ये जो, अच्छा एक बड़ी बात जो मैंने वो रेलवे टनल के बारे में बताना मैं भूल गया, वो है कि एक परमाफ्रॉस्ट का रीजन होता है इसमें कश्मीर के पहाड़ों में, हिमालय में। तो परमाफ्रॉस्ट रीजन वो रीजन है जहाँ पर कि हमेशा पूरे सालों भर उसके ऊपर बर्फ हमेशा जमी होती है, और वो जो होता है वो परमाफ्रॉस्ट वाला उस रीजन से नीचे रीजन में ही टनल वगैरह बनाने से इसमें जो है मूवमेंट की परेशानियां जो होती हैं बर्फ वगैरह के जमने की वजह से, वो आप उससे निजात पा सकते हैं। इसीलिए ये जो रेलवे लाइन जो नई जो रेलवे लाइन ये बनी, तो वो उसको रिलेटिवली लोअर हाइट पे बनाया गया, तो उसके चलते डेफिनेटली लेंथ ऑफ टनल बढ़ गया। तो यही चीज रोड के लिए भी किया गया। पहले रोड जो है वो क्या था कि वो चढ़ाई चढ़ के काफी ऊपर जाते थे टनल का लेंथ कम रखने के लिए, 5 किलोमीटर वगैरह। तो उसके बाद वहां से जो टनल था वो जवाहर टनल था, उस समय भी वो रोड सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल उस समय तक था। तो जब ये रेलवे का टनल सक्सेसफुल हुआ तो उस पर NHAI ने प्लान किया और कई जगहों पर दूरी को कम करते हुए और बेटर जो है इसका फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसकी ऊंचाई भी थोड़ी कम की सड़क की, और टनल के थ्रू उसको लेके गए हैं। तो ऐसे कई टनल्स हैं, लेकिन कुछ में उसमें दिक्कतें हुई हैं जिसके चलते एक जगह दुर्घटना, वो जो खूनी नाला है उसके पास जो शूटिंग स्टोन की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर एक दुर्घटना अनफॉर्चुनेटली हो गई। तो ये चीज़ है। तो टनल भी डिसाइड करना, टनल कहाँ पे पोर्टल हो, कैसे उसका अलाइनमेंट हो, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके लिए कि जियो टेक्निकल जानकारियाँ जो हैं वो सही उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए जो शुरू में कार्य करना पड़ता है वो करना चाहिए, उस पर जो खर्च आता है उससे किसी भी क्लाइंट को हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय का वो जो है वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है बाद में करोड़ों के लॉस को बचा सकता है, इसलिए और जानों को भी बचा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोगों को समझ में नहीं आती है कि इतना पैसा क्यों खर्च करें, कंस्ट्रक्शन पे खर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन पे इतना सारा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। ये जो एक अप्रोच है वो अप्रोच बदलना चाहिए, और उसमें बदलाव आ भी रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें ये सब चीज़ें वो पहले से ही अनुभव कर चुके हैं, और टनलिंग के तरीके और ये सब काम आगे काफ़ी किया हुआ है, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यही चीज़ है। तो ये जो रोड का टनल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल, ये उसी से प्रेरित होकर के ये भी बनिहाल के
वही सेम पीर पांजाल टनल को क्रॉस करते हुए बनाया गया है। और इसकी लंबाई जो है ऑफ कोर्स थोड़ी कम है, ये 9 पॉइंट करीब 3-4 किलोमीटर लंबा ये टनल है। और ये चेनानी जो है नेशनल हाईवे 44 से शुरू होता है और नशरी में जाके खत्म होता है। दिस टनल जो है गिव्स वन एक्सेस टू प्लेसेस लाइक पत्नी टॉप जो है, ये एक्चुअली ये जो 9.28 किलोमीटर वाला है ये एक्चुअली बनिहाल के पास का नहीं है, मैंने गलती कर दी, वो एक और दूसरा टनल है, वो उस पर मैं आऊँगा। ये जो है लंबाई में ये नेक्स्ट है। और ये जो पत्नी टॉप जहाँ है, मतलब ये भी JNK में है, लेकिन पत्नी टॉप अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर का आपने यात्रा की होगी तो पत्नी टॉप काफ़ी पहले आता है बनिहाल के। तो वो जो पत्नी टॉप है वो भी एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, ठहरते हैं और वहाँ पर भी बर्फ वगैरह काफ़ी गिरती है। तो वो जो इलाका है वहाँ पर भी रोड, पहले जो रोड है वो पूरा ऊंचाई चढ़ के और बिना किसी टनल के वो आता था। तो अब उसको जो है शॉर्ट डिस्टेंस को कम किया गया है और उसको जो है वहाँ पे वो टनल बनाया गया। तो ये टनल एक पूरा हुआ। तो ये 2017 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इसमें जो है वो इसके लिए दो रोड्स के लिए दो ट्विन टनल्स हैं, मतलब दो ट्यूब्स हैं अलग अलग, और वो पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। इसमें से जो है जो प्राइमरी ट्रैफिक जो है वो प्राइमरी ट्रैफिक के लिए, पहले एक टनल जो है वो प्राइमरी ट्रैफिक के लिए है और उसका जो है 13 मीटर का उसका विड्थ है। और एक और टनल जो है दूसरा, उसको प्योरली सेफ्टी टनल के रूप में रखा गया है। वो उसका जो डायमीटर वो 6 मीटर है। तो एक 13 मीटर का, एक 6 मीटर का। जबकि रेलवे जो टनल जिसके बारे में मैंने बताया उसमें 8 मीटर है, उसमें साथ में एक ट्रैक है और एक रोड है। तो वहाँ पर रोड बनाया गया है सेफ्टी के लिए एक ही टनल के अंदर, क्योंकि वहाँ एक ही लाइन थी। लेकिन यहाँ पर हाईवे के जो दो ये हैं डायरेक्शंस हैं, तो उनके लिए जो मेन टनल है वो 13 मीटर का बनाया गया है और जो दूसरा है वो पैरेलल जो चल रहा ट्यूब वो 6 मीटर का बनाया गया है। ठीक है, तो ये करीब करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि वो जो टनल है बनिहाल वाला जो रेलवे का टनल है वो इससे काफी ज्यादा ऊंचा है, पहले बता चुका हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है डिस्टेंस जो है वो जम्मू और इसके कैपिटल के बीच में 41 किलोमीटर टू ए लिटिल ओवर 9 किलोमीटर, मैंने 41 किलोमीटर की जगह पर वो 9 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस हो गया इसको फॉलो करने से। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल बिटवीन दीज टू प्लेसेस इज 2 hours लेस देन इट यूज्ड टू बी। तो 2 घंटे की बचत हो जाती है इसमें चलने में। इसके बाद ठीक ही है। सो ये एक हो गया, ये सेकंड नंबर का टनल हो गया लंबाई के हिसाब से, और ये 4000 फीट की ऊंचाई पर है। और जैसा मैंने बताया था जो बनिहाल टनल है जो कि पीर पंजाल रेंज से, वो है रेलवे का, और उसका जो है ये इसका एलिवेशन मैं आपको देख के थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, मैं देख कर आपको बताऊंगा, लेकिन ये उससे ज्यादा ऊंचाई पर है। जो पत्नी टॉप है वो वाला जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है उससे ज्यादा ऊंचाई। अच्छा, अब जो है ये आता है इसमें तीसरा जो टनल है लंबाई के मामले में वो 8.8 किलोमीटर का है और ये हिमाचल प्रदेश में, और ये भी रोड टनल है। इसका नाम जो है अभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल रोड टनल रखा गया है, लेकिन इसका जो पुराना नाम था वो जो है
इसको जो है रोहतांग पास के पास में टनल है ये, इसलिए इसको रोहतांग टनल बोलते हैं। रोहतांग पास जो है वो काफी ऊंचा पास है, तो उसके पास होने की वजह से उसको रोहतांग टनल का नाम देते हैं। उसी पहाड़ी को क्रॉस करके जाता है। तो ये जो रोहतांग टनल है, ये इसके लिए भी हम लोगों ने राइट्स ने बिड डाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोहतांग पास वाला जो टनल है, इसके शुरू के स्टेज में हम लोगों ने जो डीपीआर वगैरह था उसमें हम लोगों ने राइट्स ने काम किया था, लेकिन जो इसका जो वो डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन का काम है, इसमें हम लोग कम्पीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बिड था। इसमें शायद स्मेक या किसी को मिला था ये काम, जैसा मुझे याद है। बाद में इसका जब इसको टनल को ये किया गया, समर्पित किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो वो उस समय इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल रखा गया। तो ये जो है 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये जो है इसमें डिस्टेंस जो है वो केलोंग और मनाली के बीच में 46 किलोमीटर करीब कम हो जाएगा। ये रोहतांग पास के नीचे से क्रॉस करेगा। रोहतांग पास थोड़ा सा मतलब एकदम एग्जैक्टली बिलो नहीं है, लेकिन कुछ दूर हटके है, लेकिन उसके नीचे आता है, पहाड़ी हुई है। नीचे इसलिए आता है कि टनल के थ्रू जा रहे हैं, तो ये नीचे हाइट पे भी हम क्रॉस कर सकते हैं, जबकि पास से जब जाते थे तो काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ के तब हमें जाना पड़ता था। उसमें कई दिक्कतें थी। वो 6 महीने तो रास्ता रुका हुआ रहता था, 6 महीने कोई मूवमेंट नहीं होता था। आज के डेट में भी वही स्थिति थी जब तक ये टनल ऑपरेशनल हो जाए पूरी तरह से। अभी भी शायद इसमें कुछ बाकी है, पूरा अभी तो ये जो टनल है, ये भी पीर पंजाल, जैसे कि उधर जम्मू एंड कश्मीर है, वैसे ही ये पीर पंजाल रेंज को ही क्रॉस करता है। और इसका जो अल्टीट्यूड है ये 3000 मीटर्स है। सबसे ऊंचा टनल आप कह सकते हैं इसको। लंबा तो सबसे नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचा टनल अवश्य है। और यहाँ पे बहुत ही कठिनाई थी। हमारे जो शुरू के जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किए थे, उसमें डिपार्टमेंटल काम भी हुआ था। तो हमारे जो स्टाफ थे वो लोग जाकर के उन्होंने काम किया था। उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके दिमाग पर असर पड़ गया था, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो वहाँ पर रहते हुए काम करना पड़ता था। तो एक देवली करके था हमारा स्टाफ, तो उसको थोड़ी दिक्कत हो गई थी उस टाइम में। उसको फिर वहाँ से वापस लाना पड़ा था, और कुछ समय लगा था उसको रिकवर करने में। तो ये बड़ा ही मतलब आसान काम नहीं है। ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है और उसको लगातार उतने समय तक रहना अपने आप में जिम्मेदारी है। तो ये मैंने बताया इसके बारे में। तो ये मनाली हाईवे का रोहतांग पास के नीचे से बना हुआ ये टनल है। इसमें कुछ कठिनाइयाँ अभी रह गई हैं, वो सब दूर करके फिर इसको पूरी तरह से समर्पित कर दिया जाएगा। अब इसके बाद मैं आऊँगा जो चौथा टनल जो है, लंबाई के हिसाब से अगर देखें तो वो एक टनल अभी निर्माणाधीन ही है, अभी तक बना नहीं है। ये है 9.02 किलोमीटर का। ये आपका इस टनल को बोलते हैं, वो ये त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल केरला। तो ये रेलवे टनल है जो कि पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए ये निर्माणाधीन है। पुराना टनल हुआ करता था, तो उसकी जगह पर उसको रिप्लेस करके ये नया टनल बन रहा है। तो ये टनल जो है वो जबकि विजिंगम इंटरनेशनल मल्टीपर्पज डीप वाटर सी पोर्ट जो है, जिसका काम चल रहा है, उसी को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए ये डेवलप किया जा रहा है।
तो ये 11 किलोमीटर्स की टोटल लंबाई होगी ट्रैक की, जिसमें कि 9.202 जो है लेंथ होगा टनल का। ये जो है ये कंप्लीशन जो है इस साल इसकी होने की उम्मीद है। इस साल कंप्लीट होता है, यानी तो अगले साल तक तो हो जाएगा। और इसका जो है ये बलरामपुरम स्टेशन है, वो जो कि कन्याकुमारी टू तिरुवनंतपुरम जो है त्रिवेंद्रम, इसको कनेक्ट करता है। और इसी यही चीज जो आगे जा करके वो पोर्ट में को कनेक्ट करेगी। तो सीधे कन्याकुमारी से आप तिरुवनंतपुरम होते हुए पोर्ट तक जा सकेंगे। तो ये माल के ढोने के लिए, लाने ले जाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टनल साबित होगा, रेलवे लिंक जो है। तो एक ये इम्पोर्टेंट टनल है, तो ये इस साल ही कंप्लीट होने वाला है। इसको इसीलिए मान लीजिए कि ये एग्जिस्टेंस में आने ही वाला है, इसलिए इसको भी काउंट कर रहे हैं। इसके बाद पांचवा जो टनल है वो है फिर बनिहाल का, जो कि मैं पहले जिसके बारे में बता रहा था। तो ये पांचवा है लंबाई के हिसाब से, लेकिन ये है पैरेलल टू दी अवर रेलवे टनल, उससे ही है। तो ये जो है 1800 मीटर्स एबव मीन सी लेवल है, ठीक है। और इसमें भी दो ट्यूब्स हैं एक दूसरे के पैरेलल, और जो टोटल कलेक्टिव विड्थ है वो 14 मीटर्स है। तो दीज टू टनल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से लिंक्ड हैं क्रॉस पैसेज। अब ये देखिए कि जब भी दो ट्विन टनल बनते हैं, चाहे वो मैंने वहाँ का बताया पत्नी टॉप के पास वाला या जो भी, तो वहाँ पर वो रेस्क्यू टनल है जो जैसा मैंने बताया 6 मीटर का जो डाया का टनल है, और 13 मीटर का जो है जिसके अंदर दो मतलब हाईवे दोनों डायरेक्शन के लिए दो हाईवे। तो ये जो है इसमें जो वो है इमरजेंसी इवैक्यूएशन वगैरह के लिए ये बीच बीच में क्रॉस पैसेजेस से दोनों टनल को कनेक्ट करते हैं। और ये क्रॉस पैसेजेस से कई तरह के काम मैंने इसमें ड्रेनेज वगैरह के लिए भी और सब कुछ, और जो है वो जो इवैक्यूएशन के लिए सब कुछ, एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, फायर होता है, तो उसके लिए जो जनता को इवैक्यूएट करके और दूसरे टनल जो है उससे उनको ले जाया जा सकता है। उसी तरह से मेंटेनेंस वगैरह के लिए, क्विक अप्रोच के लिए, सब के लिए जो है वो टनल काम में आता है। इसलिए हमेशा आजकल जो भी टनल बनता है उसमें इमरजेंसीज के लिए, इवैक्यूएशन के लिए व्यवस्था, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ए मस्ट, जो कि पहले के टनल्स में ये नहीं होता था, आजकल के टनल में ये होता है। तो इस तरह से करके ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये 2011 से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये जो है इसका ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है शायद, यस ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो ये डिस्टेंस जो है बनिहाल और काजीगुंड, दूसरी तरफ जो है वो काजीगुंड है, तो बनिहाल और काजीगुंड के बीच की जो दूरी है, अपना भी जो रेलवे का जो टनल है वो क्रॉस करने के बाद फिर उस सीधे वो काजीगुंड एरिया नहीं आता है। वहाँ पर जैसा हमने उसका नाम बताया था कि उसका नाम जो है दूसरे साइड का जो है एरिया, उसका नाम है हिलार शाहबाद। तो हिलार शाहबाद के बाद फिर कुछ दूर तक ट्रेन की वो कटिंग वगैरह में होते हुए और फिर प्लेन्स में होते हुए ट्रेन जाती है और काजीगुंड पहुँचती है। तो ये सड़क भी उसी तरह से काजीगुंड, बनिहाल से काजीगुंड को कनेक्ट करती है। तो ये जो है इस काजीगुंड की तरफ जो टनल उधर जाता है, तो इसने जो है रिड्यूस कर दिया डिस्टेंस बिटवीन बनिहाल बाय एटलीस्ट 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, और वो भी चढ़ाई पे। तो 16 किलोमीटर, इससे काफ़ी बचत होती है समय की। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई, लोअर लेवल पर होने के चलते फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग टनल, जो जवाहर टनल है, जवाहर टनल के पहले भी एक टनल हुआ करता था जो कि बहुत पुराना टनल है,
और वो छोटा है लंबाई में, और भी उसको भी मैंने ऊपर चढ़ के देखा है जिस समय जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। तो वो टनल जो है वो उसके लिए जो चढ़ाई थी वो इतनी स्टीप चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। तो पहले वही रास्ता था, वही एकमात्र रास्ता, जिस समय 1947 का के समय का जो उसके बाद जो पाक ने जो छद्म रूप में वहाँ पर आक्रमण किया था और श्रीनगर तक पहुँच गए थे, तो उस समय में जो भारतीय सेना को जाने की अनुमति मिली, जब राजा ने एनेक्सेशन वाले इस प्रस्ताव का स्वीकार किया, साइन किया, तो उस समय ज़्यादातर एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था, क्योंकि रोड अच्छी तरह से कनेक्शन था नहीं, और वही ये छोटा टनल उस समय बनाया गया था पुराने ज़माने में, जो कि एक एक्चुअली एक दूसरा रास्ता था, उसको मुगलों के समय का रास्ता बोलते हैं, मुगल मार्ग, उससे हो करके वो मतलब दूसरी तरफ पहाड़ी की जिस तरफ से रेलवे लाइन आजकल जाती है उस तरफ से होते हुए वो मुगल रोड हुआ करता था। हाईवे दूसरी तरफ है, हाईवे जो है टुवर्ड्स वेस्ट है, जबकि वो टुवर्ड्स ईस्ट है। तो इस तरह से करके मैंने 5 टनल्स के बारे में बता दिया है। छठा अगर आप बोलना चाहें तो छठा भी है, जो कि संगलदान रेलवे टनल है जम्मू और कश्मीर का। तो ये संगलदान रेलवे टनल जो है ये हम लोग बना रहे थे रेलवे के लिए। तो ये टनल भी उसके बाद इसका नंबर आता है, ये 8 किलोमीटर का टनल है। ये भी बन के तैयार जैसे ही होगा, नहीं ये हो चुका है 2017 में, इसको 2010 से शुरू हुआ था, 2017 में ऑलरेडी ये ओपन हो चुका है। तो ये भी 8 किलोमीटर का है। तो ये कोंकण रेलवे के अंडर में था ये टनल जो था, और इसका भी सरकारी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वर्क का था वो हम लोगों ने किया था। तो ये जो है 2017 में पूरा हो चुका है ये कार्य। तो ये कटरा और बनिहाल के बीच में जो सेक्शन है उसमें आता है। उधमपुर टू कटरा तो सेवाएं चालू हो गई हैं। अब कटरा से बनिहाल जो है इसमें कार्य संपन्न हो रहा है, और ये जैसे ही इधर का संपन्न होगा और उधर फिर आगे बनिहाल से आगे तो सारा काम हो ही चुका है, उधर सड़क रेलवे मार्ग का निर्माण हो चुका है। तो कटरा और बनिहाल के बीच का ये कनेक्शन जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद पूरी मतलब व्यवस्था जो है वहाँ पे रेलवे की JNK की वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक छठे का भी उदाहरण दे दिया, 5 की बात हुई थी, वैसे और भी हैं टनल्स तो, और कुछ नए आने वाले टनल भी हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग में जो टनल बनने वाला वो 14 किलोमीटर लंबा टनल बनेगा। तो वो 14 किलोमीटर तो सबसे लंबा टनल होगा, लेकिन वो आज के डेट में अभी इसका प्रोजेक्ट की शुरुआत ही होने वाली है, इसमें तो अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तो बस इतना ही आज के लिए। और ये सारी जो टनल्स जितने मैंने बताए उसमें एक त्रिवेंद्रम वाली टनल को छोड़ के बाकी इधर जितने सब हिमालयन जियोलॉजी में है, और जो उधर केरला वाला है वो बेसिकली वो वेस्टर्न घाट्स के जो ये हैं हिल्स हैं उसके थ्रू वो टनल है। तो वहाँ की जियोलॉजी डिफरेंट है, वहाँ की थोड़ी ज़्यादा स्टेबल जियोलॉजी है, और वहाँ का अर्थक्वेक प्रोनेस भी बहुत कम है। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हो सकता है, वहाँ पर इतनी जियोलॉजिकल सरप्राइजेस नहीं मिलती, लेकिन वहाँ भी NATM का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हैं। राजीव।
राजीव, राजीव, राजीव।
हाँ भैया, हाँ बच्चे हो गया कंप्लीट। ओके।